अक्सर सड़क पर इंसानियत तड़पती है और इंसान पास से ही गुजर जाते हैं। ये दर्दनाक कहानी अक्सर सामने आती है। देश के दिल्ली से भी एक ऐसी खौफनाक दर्दनाक कहानी सामने आई है जिसे देखकर सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। नमस्कार, मैं हूं रेणु कैलाश, आप देख रहे हैं विशेष। आज बात करेंगे एक कत्ल की जिसके हम सब कातिल हैं। दिल्ली के बुराड़ी से खौफनाक वारदात के सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर चर्चा। देश के दिल्ली में घटित एक दिल दहला देने वाली वारदात ने सबको सन्न कर दिया है। जहां एक तरफ इश्क की आग में जल रहे एक सिरफिरे आशिक ने सनकीपन की सारी हदें पार कर एक लड़की को मौत के घाट उतार दिया और उसकी बड़ी बेरहमी से बीच सड़क पर सरेआम चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सिरफिरे आशिक ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 32 बार चाकू से हमला किया, जिससे साफ जाहिर है कि सिरफिरे आशिक की आखिरी ख्वाहिश क्या थी। क्योंकि आरोपी ने लड़की को चाकू से गोदने के बाद तसल्ली से ये भी चेक किया कि कहीं लड़की जिंदा तो नहीं है, जिसे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात। सिरफिरे आशिक ने लड़की को मौत के घाट उतारा, 32 बार चाकू से गोदकर की हत्या। आसपास खड़े लोग बने रहे तमाशबीन। सीसीटीवी में कैद वारदात। ये पहला मामला नहीं है जब सरेआम बीच सड़क हैवानियत की सारी हदें पार की गई हो। चंडीगढ़ और फरीदाबाद में भी सरेआम इंसानियत का कत्ल हुआ था। चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में एक स्कूटी सवार युवक की कुछ लोगों ने सरेआम हत्या कर दी थी। वहीं फरीदाबाद में पुरानी रंजिश के तहत एक युवक को डंडों और रॉड से पीटकर सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया और वहां भी भीड़ मूक दर्शक बनी रही थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इंसान इतना कैसे गिर गया? ऐसे वक्त भी तमाशा क्यों देखते रहते हैं लोग? क्या गुंडों के डर से लड़कियां जिंदगी भी नहीं जी सकती? चाहे बात प्रदेश की हो या फिर देश के किसी भी राज्य की, हर जगह इंसानियत पर हैवानियत ही भारी नजर आती है और ऐसा अक्सर बेहद कम देखा जाता है जहां इंसानियत की मिसाल पेश की गई हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गुंडागर्दी के सामने चुपचाप खड़े रहना इस समस्या का हल है? हरियाणा न्यूज के लिए संदीप यादव की रिपोर्ट। जी हाँ, एक कत्ल जिसने सबको दहला दिया और यकीन मानिए इस पर चर्चा करना भी बेहद मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं वहां से इतने लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई, किसी ने जहमत नहीं उठाई। एक शख्स अगर वहां पर मौजूद होता, अगर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता तो ये लगता कि चलो उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, पर सैकड़ों लोग वहां से गुजरे पर किसी ने उस बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ अंजू रावत जी जुड़ गई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंजू जी, सवाल पूछना भी इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या है ये, हम कहाँ पहुंच रहे हैं, आखिर इंसानियत किस तरफ जा रही है? इतना जुनून, 32 बार करके एक लड़की की हत्या, और वो भी इंसानी आंखों के सामने। देखिए रेणु जी, ये हादसा जितना दर्दनाक है उतना ही शर्मनाक भी है। बिल्कुल, यहाँ पे हत्या एक लड़की की नहीं हुई है, एक इंसानियत की हत्या हो गई है, हमारे सामाजिक सरोकारों की हत्या हो गई है। मैं कह सकती हूँ कि वो जो लड़का है, जो कातिल है, उसके क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, उसने इस मर्डर को बिल्कुल कोल्ड, बिल्कुल सोच समझ करके करा है। वो चाकू लाया है, उसने रेकी भी करी होगी कि ये लड़की कहाँ से निकलती है, कहाँ से नहीं निकलती है। उसने उसको 32 बार जैसे दिखा रहे हैं उस पर स्टैब करा है, इंश्योर करा है कि वो मरी है कि नहीं मरी है। लेकिन जो वहां से गुजर रहे थे उनके लिए तो आकस्मिक घटना थी है। बिल्कुल, किसी एक को तो टर्न अप होना चाहिए था उस बच्ची को बचाने के लिए या पुलिस को बुलाने के लिए। किसी एक को तो अपनी जिम्मेदारी उठानी थी। ये हिंदुस्तान की राजधानी का हाल है।
और यहाँ पर ये आती है कि एक आम हिंदुस्तानी की मोरालिटी को क्या हो गया है। हमारी बच्चियां ना घर में सुरक्षित हैं, ना सड़क में सुरक्षित हैं, और ना ही कहीं और। तो एक क्रिमिनल होने से ज्यादा हम लोगों को एक सामाजिक शर्म का विषय है, और हम सब लोगों को खुद को धिक्कारना चाहिए कि ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ पे हो रही हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि हमारे बीच में मानवीयता, हमारे सामाजिक सरोकार, हमारी सामाजिक संवेदनाएं कितनी मर गई हैं। जी, बहुत बहुत अहम सवाल। सामाजिक संवेदनाएं हमारे अंदर की इंसानियत क्यों मर गई हैं। लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद देखिए बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं कि लोग उस चीज में पड़ना नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो जो पुलिसिया पूछताछ होती है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की वारदातों में संलिप्त होने से पहले या मदद करने से पहले लोग जो है पहले से इतने खौफजदा हो जाते हैं कि अगर वो मदद भी करने जाएंगे हो सकता है उनके साथ कोई हादसा हो, और अगर उनके साथ ना हो, संगठित प्रयास से भी पकड़े जाएं, तो आगे की जो प्रक्रियाएं होती है वो काफी मुश्किल होती है। कुछ इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं या इस तरह की चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान मदद करने के पहले सोचता है। देखिए सरसरी तौर पे तो कहा जा सकता है कि लोग डर जाते हैं, वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इन चीजों का दूसरा पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डिक्लेयर कर दिया है कि कोई रोड एक्सीडेंट का मसला होता है, ले जाएं, आप उसे ज्यादा सवाल ना करें। कोई भी किसी दुर्घटना में पड़े हुए आदमी की हेल्प करे, आप उसे सवाल ना करें। कोई भी आदमी सेल्फ डिफेंस में चाहे तो मर्डर तक करे, उससे सवाल ना किए जाए। सेल्फ डिफेंस को बहुत ज्यादा डिफाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बार कर दिया है। महिलाओं बच्चों की मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गाइडलाइन जारी कर दी हैं, लेकिन इन गाइडलाइन के जारी करने से कुछ नहीं होता। मैं सीधे सीधे कहती हूँ कि जिसे आज डर का नाम ये लोग दे रहे हैं, उसका नाम ये होता है कि मेरे पर तो नहीं पड़ी, मुझे औरों से क्या। जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये उसके लिए जिम्मेदार है। डर डर किस बात का? आज उसकी बारी है, कल आपकी बारी होगी। आज किसी और की बेटी है, कल आपकी बेटी आने वाली है, कल आपकी भी बहन आने वाली है। कोई भी इंश्योर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि अगर अगले बंदे के घर में आग लगी हुई है तो कोई भी उसको बुझाने के लिए नहीं जाता। इन्हीं समस्याओं से मैं भी दो चार हो रही हूँ। गुड़गांव में जो एसिड अटैक का मसला हुआ था, मैं उस मसले को आज तक भी लड़ रही हूँ कोर्ट में। हमारी फाइनल आर्गुमेंट हो गई है, 30 तारीख के लिए फर्दर वो मसला शिफ्ट है। लेकिन इस पूरे 2 साल के पीरियड में उस विक्टिम को हेल्प करने के लिए कोई भी एक बंदा टर्न अप नहीं हुआ है। हम लोग अपने ट्रस्ट के लेवल पे से फाइट कर रहे हैं। तो वो मैंने खुद देखा है। जब उस पर अटैक हुआ था, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए उसकी सिस्टर गई थी और गुड़गांव के एक नामी अस्पताल ने उससे पैसे की डिमांड कर दी थी। उसकी सिस्टर ने अपना मोबाइल गिरवी रख करके 5000 रुपए लेकर के कोलंबो एशिया में जमा किए थे। क्या उन्हें नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि रेप और एसिड विक्टिम को तुरंत फर्स्ट एड दिया जाए? लेकिन मसला यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहते, जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहते हैं। चाहे उसका नाम इग्नोरेंस ऑफ लॉ रख लो, चाहे उसका नाम डर रख लो, चाहे उसका नाम कुछ और। इस मसले में जो सारे लोग आसपास थे, मैं तो कहूंगी उनकी भी एक लाइबिलिटी डिसाइड होनी चाहिए। आपने एक अपराध को होते देखा है, बिल्कुल आप एक कत्ल के मुखदर्शक बने रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में बॉयफ्रेंड्स के सामने, उनके दोस्तों के सामने, सॉरी मैं अपने शब्द वापस लूंगी, बॉयफ्रेंड नहीं कहना चाहेंगे, उनके दोस्तों के सामने कुछ बच्चियों का रेप हुआ। ना तो उन्हें बचाने गए और एक उनके मित्र ने स्टेटमेंट देने से भी मना कर दिया। क्या वो जिंदा है या जिंदा लाश है? बिल्कुल। बड़ा दुख होता है मुझे इन चीजों को देख करके। मानवता को झकझोरने वाली बातें हैं, खुद पे शर्मिंदा होने वाली बातें हैं। बिल्कुल। जितने भी लोग वहां से गुजरे हैं, परमात्मा करे उन्हें आज रात नींद ना आए और वो पश्चाताप में सोचते रहे कि आखिर उन्होंने क्या किया है। और उस लड़की की जगह मैं आप सब लोगों को झकझोरना चाहती हूँ, अपनी बेटी की शक्ल बिल्कुल को इमेजिन करके देखिए। और आपकी आंखों से नींद कहां जाती है? बाद भी अगर कोई आग निकले तो उसको माना जाए कि वो लोग उसके सामने हो, उस बंदे को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करें, ही इज द मर्डरर। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अहम बात आपने कही। हमारे साथ इस वक्त मनोचिकित्सक भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे आवाज सुनाई दे। सर, 32 बार चाकू से गोदकर हत्या, एक सिरफिरा शख्स, आखिर किस तरीके की मानसिक अवस्था होगी कि एक ना किसी लड़की का इतना नागवार गुजर जाता है किसी शख्स को कि वो इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहा। आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे सर? तो एक तरह की जो है ना, जो हिंसा की ये जो प्रवृत्ति है, जो हिंसा की ये सोच है इस तरह की जी, और एक तरह की मानसिक जो है ना विकृति है ये इस तरह की। और मेरा कहना ये है कि इस तरह का सोच अचानक डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे ये सोच जो है डेवलप होती है और बाद में काफी इंटेंसिफाई हो जाती है, बड़ा रूप ले लेती है और कोई ना कोई इस तरह का कदम फिर उठाता है कोई। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह की हिंसा की प्रवृत्ति को परिवार के लेवल पे, शुरुआत की स्टेज में जो है ना, परिवार के लेवल पे या शिक्षण संस्थान के लेवल पे इसको आइडेंटिफाई करना, पहचानना और रोकना बहुत जरूरी है।
और उसके बाद जो है ताकि हम उसको शुरुआत के लेवल पे रोक सकें, इस तरह की बातचीत को सोच के लेवल पे रोक सकें ताकि वो व्यवहार में ना आए। डॉक्टर संदीप, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या इंसान के अंदर जो सहन करने की क्षमता है वो भी क्या इतनी खत्म हो रही है कि अगर किसी ने किसी को मना कर दिया किसी चीज के लिए, प्यार करने के लिए, कोई सामान देने के लिए, कुछ देने के लिए, वो सहनशीलता इतनी खत्म हो गई कि लोग इंसानी जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। हालांकि पहले के दौर में देखें तो इस तरह की चीजें नहीं थी, लेकिन अब आधुनिक दौर की हम बात करें, हम जैसे जैसे विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो एक जंगलीपन हमारे अंदर आता जा रहा है। सही बात है कि जो सहन शक्ति है, जो धैर्य है, ये आदमी में इस तरह जो है ना, इस तरह के लोगों में बहुत ही कम होता है। और ये मान के चलते हैं कि जो वो चाह रहे हैं अगर वैसा नहीं हुआ तो हम उसको मतलब खत्म कर देंगे। मतलब इस तरह की सहन शक्ति और धैर्य पहले से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको भी आधुनिकता के दौर में हमें बना के रखना बहुत जरूरी है, ताकि सिर्फ ऐसा ना हो कि एक आधुनिकता की दौड़ में आगे बढ़ते रहे और मानवीय संवेदनाएं जो है उसमें खत्म होती रहें। बिल्कुल। और ऐसा ही वजह होता है कि जब जो दर्शक भी देखते हैं और कोई सामने नहीं आता, आना चाहिए, ताकि सामाजिक रूप से भी अगर हम बहिष्कार करते हैं ऐसी चीजों का और दबाव बनाते हैं कि ये गलत है, तो ऐसी प्रवृत्तियां कम होती हैं। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर संदीप राणा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। डॉक्टर अशोक दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन पर समाजशास्त्री हैं, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अशोक, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मैडम। डॉक्टर अशोक, जो कुछ भी देखने को मिला है दिल्ली के बुराड़ी में, जो कुछ भी हुआ, आपने भी उसको देखा होगा। आप इस पूरी घटना को कैसे देख रहे हैं? समाज किस तरफ जा रहा है और क्या हम वाकई उस दिशा में या उस जगह पर खड़े हैं कि हम अपने आप को इंसान कह सकें? जी मैडम, बहुत शानदार विषय के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पहली बात तो ये है कि जो एकल परिवार बढ़ रहे हैं, जो नैसर्गिक तरीके से मानव मूल्यों का संप्रेषण बच्चे में होता है, उसकी कहीं न कहीं कमी दिख रही है। सुबह सवेरे पेरेंट्स चले जाते हैं, आया के सहारे, माई के सहारे कभी बच्चे नहीं पलते। जब वो रात को आते हैं तो पेरेंटिंग के लिए समय नहीं बचता, बच्चे को होमवर्क होता है, 100 तरह की बातें होती हैं। तो वो पेरेंटिंग के माध्यम से जिन मानव मूल्यों का इनकलकेशन होता है वो नहीं हो पाता। दूसरा, हमारी पढ़ाई के स्तर पर, पहला स्तर मैंने आपको परिवार का बताया, उसके बाद विद्यालयों में पढ़ाई पर और कॉलेज में, विश्वविद्यालय में किसी भी स्तर पर मानव मूल्यों का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। पर्यावरण के संरक्षण का, दया का कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता। एक चीज सिखाई जाती है, इंटेंस कंपटीशन, और उसको अदम्य इच्छा से पूरा करो, जुनून से पूरा करो। ये जो बातें बच्चे में आती है वो उसको हिंसक बना देती है। आपकी कार को, स्कूटर को टच करता है तो फटाफट गोली लग जाती है, डंडे पड़ जाते हैं, अच्छे से अच्छे की इज्जत मिट्टी में मिला दी जाती। तो वो एक जो किसी चीज को पाने के जुनून हमें बचपन से सिखाया जा रहा है, मानव मूल्यों की दर बदर करके उनको हटा के, उसकी वजह है कि आप इस चीज को शुरू से आपके खून में था कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, मुझे नहीं मिल रही, दूसरा कोई कारण ही नहीं है, दूसरा कोई वजह नहीं है कि ना मिले, तो इसलिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अशोक, बहुत अच्छी बात कही आपने। आप जुड़े रहिए, आपसे हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। अंजू जी, आपसे भी चर्चा जारी रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इस पूरे मसले पर हम चर्चा जारी रखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लूप होल्स कहाँ कहाँ हैं। उर्मिला, हेलो हेलो जी। हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। शक्तिमान सीमेंट हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण को दे मजबूत आधार।
शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य, लक्ष्य प्योर घी। हमारे संस्थान द्वारा अनेकों सामाजिक भलाई के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति नौकरी पाना चाहता है और हमारे संस्थान से जुड़कर कार्य करना चाहता है तो वो नीचे दिए गए पते पर संपर्क कर सकता है। संस्थान द्वारा नियुक्त व्यक्ति को अपने शहर में रहकर ही कार्य करना होगा। संस्थान को हर शहर और गांव में मेहनती व्यक्ति की आवश्यकता है। मासिक न्यूनतम वेतन 15,000। हमारे संस्थान द्वारा जो भी नौकरी के लिए स्त्री और पुरुष अप्लाई करना चाहता है तो संपर्क करें। हमारा पता है A16 प्रशांत विहार, आउटर रिंग रोड, 3rd फ्लोर, टाटा शोरूम के ऊपर, दिल्ली 110085। हमारा फोन नंबर है 9311130301 और 8527991288। ICS कोचिंग सेंटर। बेरोजगारी से डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। ICS कोचिंग सेंटर पिछले 8 सालों से सरकारी नौकरी पाने में एक भरोसेमंद नाम। अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास ले लीजिए, आपको बेरोजगारी से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट पेश करते हैं हरियाणा में खली की खलबली। पहला इवेंट 8 अक्टूबर को गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में शाम 6 बजे। दूसरा इवेंट पानीपत में 12 अक्टूबर को सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में शाम 6 बजे। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण को दे मजबूत आधार। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण की जान। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक कत्ल सब कातिल की बात कर रहे हैं। विशेष में बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस मसले पर बात करने के लिए यकीन मानिए बहुत हिम्मत चाहिए। दिल्ली के बुराड़ी में जो कुछ भी हुआ उसने दिल दहला दिया है। एक लड़की पर 32 बार वार किए गए और वो भी सड़क पर किए गए, सार्वजनिक जगह पर किए गए। उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारोपी तब तक मारता रहा जब तक उसने ये पता नहीं कर लिया
कि वो लड़की मर चुकी है। उसने कई बार चाकुओं से गोदने के बाद ये इंश्योरिटी ली कि बच्ची जो है वो दम तोड़ चुकी है। उसके बाद उसने अपने मोबाइल से किसी को मैसेज किया और लिखा कि काम हो गया है भाई, और उसके बाद कहीं जाकर लोगों की हिम्मत पड़ी, उन्होंने पकड़ा इस आरोपी युवक को। सवाल ये है कि आखिर इंसानियत किस तरफ जा रही है? क्यों हम अपराध के खिलाफ संगठित प्रयास नहीं कर पाते हैं? संगठित प्रयास इसलिए क्योंकि सार्वजनिक जगह थी। अगर 3 लोग भी चाहते, 4 लोग भी चाहते, 2 लोग भी चाहते तो किसी तरीके से उसको डिसअट्रैक्ट करके उसको काबू में किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ अंजू रावत जी जुड़ी हुई हैं। अंजू जी, ब्रेक पर जाने के पहले समाजशास्त्री जो बातें कह रहे थे, क्या आप उनसे सहमत हैं? मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, ना तो जो समाजशास्त्री थे उनकी राय से, ना जो मनोवैज्ञानिक थे उनकी राय से। वो इसको एक परिवार बॉर्न एंड ब्रॉट अप के तरीकों को दोष दे रहे हैं। मेरी बिल्कुल स्पष्ट राय है कि ये झगड़ा आज का नहीं है, महिला और पुरुषवाद का झगड़ा है। ये पुरुषों के अहम का झगड़ा है। किसी भी महिला से ना सुनने की उन्हें आदत ही नहीं है। बिल्कुल। और ये इतिहास का पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी महिलाओं के अपहरण होते रहे हैं, हर काल हर युग में होते रहे हैं, और महिलाओं के उनके खड़े होने का, उनके ना कहने का दुस्साहस उन्हें भुगतना पड़ा है। तो इसकी जड़ें यहाँ नहीं है। आप इसको न्यूक्लियर फैमिली में मत तलाशिए। इसकी जो जड़ें हैं वो हमारे दिमाग में कहीं गहरे पड़ी हुई हैं। जो तथाकथित पुरुषवादी सोच है उसमें ये जड़ें पड़ी हुई हैं। अभी एक लेटेस्ट मूवी आई है पिंक, उसमें अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग है कि नो एक शब्द नहीं है, दैट्स एन सेंटेंस। और जब एक महिला नो कह रही है, इट मीन्स कि आपको फुल स्टॉप हो जाना चाहिए, वहां पे रुक जाना चाहिए, चाहे वो आपकी माँ है, पत्नी है, बहन है या बेटी है। हम इन चीजों को कब समझेंगे? आप इसको कहाँ ढूंढने चले हैं? ठीक है, जहां तक आज के समाज की बात है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो भी लोग वहां पे थे सारे कायर लोग थे, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, किसी ने उसे बचाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन ये सोच आपको सिर्फ परिवार से नहीं मिलती है, ये सोच हमें हमारे समाज ने दे दी है। महिला की नाक का तो प्रश्न ही नहीं है, कोई उनसे रजामंदी भी नहीं पूछता। हम अपने घरों में आसपास देख लें, जब शादियां तय होती हैं लड़कियों की रजामंदी कितने लोग पूछते हैं? कोई भी नहीं। लड़का देखने आता है और पसंद करके जाता है, जैसे कि हम कोई अकोमोडेटिव हो, हम और समान है। पसंद नापसंद के हाँ हिसाब जी, से हमें ढालने की कोशिश होती है, और महिला सज धज के तैयार होती है जिस दिन उसे देखना चाहता है। बहुत बहुत अहम बात आपने कही है। रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था का भी कोई खौफ नहीं है, क्योंकि कई बार कानून व्यवस्था भी ऐसे लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देती है जो आपराधिक वारदातों का शिकार होने वाले लोगों की मदद करते हैं। दिल्ली के बुराड़ी में जो कुछ भी हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी उसको देखा होगा। इस घटना को लेकर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बताइए। 2 बातें इसमें मैं कहूँगा जी। एक तो मैं सोशली से, जैसे बहन जी बोल रही थी, इनका नाम मुझे नहीं पता, कि हम जो औरत है या हमारी बहन बेटियां हैं, उनको हम अपना पार्ट ही नहीं समझ रहे। सबसे बड़ी बात तो ये हमारे साथ हो रही है सोसाइटी में जो चली है, ये बुराई कहूंगा मैं इसे। इस बुराई में सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरफा सब चलता है, उनको कोई इवन मैं छोटी से छोटी बात बताऊं कि हम जो परचेजिंग करते हैं उनमें भी हम शामिल नहीं करते हैं। और जहाँ तक बात उनके भविष्य को सेटल करने की है, उसमें भी हम उनके रोल को कम से कम मानते हैं। ये तो होगी सोशल बीमारी, जिसे हम बीमारी में इसलिए कह रहा हूँ इसे कि ये हमारे दिमाग में घर कर चुकी है। अब बात आती है, जैसे एक तरफा की बात करें, अब देखिए इतनी डेस्परेटली उसको मारा गया, और फिर किनके सामने मारा गया? ये क्या है? ये हमारी मानसिकता, मतलब हम दिमागी तौर पे बीमार है ना। बिल्कुल। या इसे और कुछ कहें, मतलब इससे ज्यादा अगर शब्द कोई हो सकते हैं तो मैं वो शब्द कहना चाहूंगा। मतलब हम मानसिकता हमारी इतनी खो चुके हैं हम अपने, कि जो पागल हम कहते हैं लोगों को, हम पागलपन की हद भी पार कर चुके हैं। अब बात आती है कानून की। कानून का खौफ 2 तरह का है। एक तो ये है कि प्री अरेस्ट, कि दिमाग में ये बात रहे कि तेरा अंजाम इस तरह का होगा। एक तो ये बात है प्री अरेस्ट की बात। उसके बाद अब हमारे जब कोर्ट में केस जाते हैं तो हम डाउट का बेनिफिट किसको देते हैं? अक्यूज को। बिल्कुल। अब डाउट का बेनिफिट तो अगर 1% डाउट है तो उसका अक्यूज को वो दे दिया हमने, बेनिफिट दे दिया। तो 99% है उसका क्या रहा?
बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, हाँ। और जो 99% उसका क्या किया हमने। तो हमें इस तरह से भी कानून को थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट लाना होगा। बहुत शुक्रिया महाराज सिंह जी आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत अहम बातें आपकी तरफ से। अंजू राव जी आपका भी बेहद शुक्रिया, बहुत अहम बातें आपकी तरफ से भी। और ये बातें अगर ध्यान में रखी जाएं, जहन में रखी जाएं, और अगर उनको हम अपने अंदर भी डालने की कोशिश करें तो भी शायद 1% बदलाव हो सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है। विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी